हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 13 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स, जिसकी थीम है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज का हमारा पहला टॉपिक है आजादी का अमृत महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक। कल से यानी कि 12 मार्च से इस महोत्सव की शुरुआत हो गई है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह है कि ये महोत्सव संबंधित किससे है, तो आपको याद रखना है आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को दांडी यात्रा के साथ हुई थी, यानी कि जो वो दांडी यात्रा याद करिए जो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू की गई थी, उसी दांडी यात्रा के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्या होगा इसमें? यात्रा में 81 प्रतिभागी उसी रास्ते से इस यात्रा को पूर्ण करेंगे जिस रास्ते से गांधी जी ने दांडी यात्रा पूर्ण करके नमक कानून को तोड़ा था। यानी कि वही यात्रा, वही रास्ता चुना जाएगा 81 प्रतिभागियों के द्वारा, जिस रास्ते से गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे थे। कहां पर? दांडी नामक गांव में, जहां पर पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो उसी रास्ते से ये भी दांडी यात्रा पूरी होगी। इस महोत्सव के आयोजन के लिए 259 सदस्यों की समिति बनाई गई है। यानी कि इस महोत्सव के आयोजन के लिए क्या किया गया है? 259 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। ये आपको याद रख लेना है आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में। और इसे कई सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया है। जैसे देख लेते हैं किसने कवर किया है। देखो, द हिंदू में भी है, नरेंद्र मोदी टू फ्लैग ऑफ दांडी मार्च इन अहमदाबाद टुमारो, यानी कि कल की बात हो रही है। अमृत महोत्सव टू बी सेलिब्रेट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट, पीएम मोदी। तो ये बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। अब यहां पे देख लीजिए कहां से ये शुरुआत होगी। साबरमती आश्रम यहां से ये जाएगी यात्रा पूरा होते हुए, ये पूरी इस रास्ते से, और ये यहां तक पहुंचेगी दांडी कोस्ट तक, और यहां पहुंचकर ये यात्रा खत्म हो जाएगी। यहीं पर पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया। क्या है ये एक पुस्तक है। अब समझने की कोशिश करेंगे ये पुस्तक है क्या। अ नेशन प्राइड, यानी कि इसका पूरा नाम है अ ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, अ नेशन प्राइड। हाल में ही किसने? केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। यानी कि इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? हमारे पर्यावरण में जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब है क्या? इस पुस्तक में पर्यावरण के संरक्षण के लिए महिला अधिकारियों के अनुभव को बताया गया है। इस पुस्तक में महिला अधिकारियों के अनुभव को बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण तथा वन संरक्षण में काम किया है। इसमें मुख्य रूप से आईएफएस अधिकारियों के बारे में बताया गया है, जो भारतीय वन सेवा से संबंधित होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस से संबंधित होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, 2 पंजाब कैडर आईएफएस ऑफिसर फीचर्ड इन बुक हेलिंग वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर। तो वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। याद रखिएगा, एम गीतांजलि और कल्पना जो हैं उनके बारे में यहाँ पे ये इसमें बताया गया है। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है ये बुक, तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर से संबंधित है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है 27वां हुनर हाट। समझने की कोशिश करेंगे। ये छोटी छोटी 3 न्यूज हैं एक ही राज्य से, मध्य प्रदेश से। तो देखते हैं क्या है 27वां हुनर हाट। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है, और इसका आयोजन कौन कर रहा है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इस 27वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। याद रखिएगा, और इसकी थीम रखी गई है वोकल टू लोकल। ठीक है, वोकल टू लोकल इसकी थीम है। तो 27वां हुनर हाट कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो वो आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। कहां पे? तो आपको याद रखना है कहां? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर किया जा रहा है। दूसरा अनुगूंज। अनुगूंज क्या है? मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। यह नृत्य, संगीत एवं नाटक समारोह है, जिसका आयोजन 12 से 13 मार्च के बीच में होगा। यानी कि अनुगूंज क्या है? नाटक, संगीत और नृत्य समारोह है। यह भी आपको याद रख लेना है, यह भी मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन नगर उदय की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई है? तो यह भी मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है, यह भी आपको याद रखना है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये 3 न्यूज थी किसके बारे में? मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 27वां हुनर हाट, जिसका आयोजन कहां किया गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। और 26वां कहां किया गया था? तो आपको वो भी याद रखना है, वो हमारे नई दिल्ली में किया गया था। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये इंग्लिश में सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे। 27वां हुनर हाट आप देख सकते हैं,
मिशन नगरोदय, तो मैं वो बातें सारी आपको बता चुका हूं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हैरात त्योहार। क्या है? शिवरात्रि की तरह ही इस त्योहार का आयोजन जम्मू कश्मीर के हिंदू समुदाय के द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हिंदू समुदाय, खास करके कश्मीरी पंडित जिनको बोला जाता है, लेकिन वो भी हिंदू समुदाय के ही तो हिस्सा है, तो इसलिए मैंने इसको हिंदू समुदाय नाम दिया है। ठीक है, तो ये हैरात त्योहार कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कहां पे? जम्मू कश्मीर में। और ये एक तरीके के शिवरात्रि की तरह ही है, लाइक शिवरात्रि। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदू कम्युनिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको याद रख लेना है। हैरात किसके बारे में? त्योहार के बारे में। यहां पे देखिए, ऑल यू नीड टू नो अबाउट कश्मीरी पंडित हैरात फेस्टिवल। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट का आर्टिकल है, वहीं पर ये छपी थी, मैंने इसको कवर किया। देख लेते हैं। यहां पे देखिए, ये कुछ इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए कि इसको ले जाने के लिए भी यहां पे पीछे हमारे सेना के जवान देखने को मिल रहे हैं, जिससे पता लगता है कि अभी भी इस राज्य में शांति व समन्वय की स्थिति काफी कम है। ठीक है, तो हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में इस राज्य में शांति समन्वय हो, जिससे कि हर समुदाय अपने त्योहार खुलकर, हर समुदाय अपने त्योहार अपने अनुसार सेलिब्रेट कर सके। उसमें बाहरी शक्तियों का या अलगाववादी शक्तियों का कोई मतलब दबाव ना हो, उनका कोई हस्तक्षेप ना हो, तो यही हम कामना करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा, मैंने आपको हैरात त्योहार के बारे में बता दिया है। अगला टॉपिक है श्रमिक कल्याण पोर्टल। किसने लॉन्च किया है ये समझते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा संविदा पर कार्य करने वालों को वेतन प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यानी कि भारतीय रेलवे में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए, उनका सैलरी का लेखा जोखा रखने के लिए, उनका काम का लेखा जोखा रखने के लिए ये श्रमिक कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया था पीयूष गोयल जी ने, जो कि रेलवे में मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है समझनी। यहां पे देखिए, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, श्रमिक कल्याण पोर्टल, हाउ इंडियन रेलवे इंश्योर 100% कंप्लायंस ऑफ मिनिमम वेजेस पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। यहां पे देख सकते हैं, ये मैंने यहां पे लगाया हुआ है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा आत्मनिर्भर निवेशक पोर्टल। अभी आत्मनिर्भर निवेशक पोर्टल किसने लॉन्च किया है ये भी समझ लेते हैं। हाल ही में इस पोर्टल को उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य घरेलू निवेशकों को निवेश की सुविधा प्रदान करना है। यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए आत्मनिर्भर निवेशक पोर्टल यानी कि सेल्फ रिलायंट इन्वेस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। अब देखिए, यहां पे अमर उजाला का ये आर्टिकल है, आत्मनिर्भर निवेशक मित्र या पोर्टल, घरेलू निवेशकों की सुविधा के लिए समर्पित पोर्टल विकसित कर रही है केंद्र सरकार। तो यहां पे ये दिखाया गया है, अमर उजाला का ये आर्टिकल है, यहां पे देखिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मियावाकी तकनीक। ये क्या है? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खबरों में रही मियावाकी तकनीक का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, यह एक प्रकार की वनारोपण की तकनीक है। क्या ये? एक प्रकार के वनारोपण की तकनीक है, यानी कि इस तकनीक की सहायता से वनों को उगाया जाता है, जिसे 1980 में जापानी वनस्पति विज्ञानी अकीरा मियावाकी ने विकसित किया था। यानी कि इसे अकीरा मियावाकी ने विकसित किया था इस तकनीक को। अब इस तकनीक में होता क्या है तो समझ लेते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले एक एरिया में छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, और उन पौधों को उगाने के बाद फिर यहां से उन पौधों को निकालकर किसी और जगह सेटल कर दिया जाता है। तो होता क्या है, इससे वो पौधे बहुत जल्दी से बढ़ते हैं, और जब बहुत जल्दी से बढ़ते हैं पौधे, तो कुछ ही समय में एक हरा भरा जंगल तैयार हो जाता है। इसलिए ये मियावाकी तकनीक काफी फेमस रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे लगाया, फिर इनको यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे लगा दिया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बहुत जल्दी से क्या हो जाता है, पौधे ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मियावाकी तकनीक तो किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू क्या? एफोरेस्टेशन। ठीक है, एफोरेस्टेशन यानी कि वनीकरण से संबंधित है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। देखिए, ये जो आर्टिकल है ये मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, मेरे को नहीं पता था असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य क्या है। आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कमेंट में, लेकिन हम पता कर लेते हैं कहां ये। तो दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पहाड़ी श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर 32.71 किलोमीटर क्षेत्र को यह कवर करता है। यानी कि बस इतना याद रखिए, ये कहां पे है? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, अरावली पहाड़ियों के आसपास, जो दक्षिणी दिल्ली के साथ ही फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यानी कि ये
फरीदाबाद और हरियाणा जिले तक फैला हुआ है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा, असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अच्छे से याद रख लेनी है ये लाइन। अब देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैप में देख रहा होगा, ये यहाँ पे है, ठीक है। लोकेशन इसकी नई दिल्ली है, आपको बता चुका हूँ। एरिया इतना इतना है, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो स्टैब्लिश हुआ था ये, यहाँ पे देखिए ये स्टैब्लिश का दे रखा है। तो ये स्टैब्लिश हुआ था कब, तो आपको याद रखना है, ये हुआ था 1986 में। 1986 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। चलते हैं अपने, ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह इसमें जानवर हैं, फ्लोरा फोना दोनों तरीके की चीजें पाई जाती है। नीलगाय मिलगाय ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से। देखो इससे संबंधित एक छोटा सा आर्टिकल था, उसमें कुछ बातें बताई गई थी, लेकिन वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को ही बता दिया जाए। तो क्या है, इसको बनाया कब गया था, 11 मार्च 1986 को इसको बनाया गया था, आज से 34 साल पहले। जुडिक्शन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर NH8 सर्विस रोड, कहां पे, महिपालपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये मोटो क्या है, करते क्या है, ये एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंडियन पुलिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिससे कि वो आसानी से काम कर सकें। और अभी एजेंसी एजुकेटिव कौन है, तो रामफल पवार जी हैं, IPS ऑफिसर हैं, डायरेक्टर हैं इसके, ठीक है, याद रखना है। और हाँ, इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, इसकी आपको याद रखना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री में काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमें लग सकता है कि क्राइम ब्यूरो से संबंधित है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये रिलेट करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है NCRB के बारे में। तो ये कब बनाया गया था, 1986 में। और अभी रिसेंट में इसके कौन है, चीफ कौन है, तो रामफल पवार जी इसके चीफ हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है इस एजेंसी के बारे में। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, वो है अभ्यास प्रश्न। क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन।